फ्रैक्चर्ड फिल्म एक्सप्लेन्ड बाय मूवीज इनसाइट हिंदी। कहानी शुरू होती है और फिल्म का मेन कैरेक्टर रे अपनी फैमिली के साथ कार में बैठा हुआ है, जिसमें उसके साथ उसकी वाइफ और बेटी भी होती हैं। वो सब अपने घर वापस जा रहे हैं। ये सब रे की वाइफ के पेरेंट्स की तरफ गए थे और अब वहीं से अपने घर की तरफ सफर कर रहे हैं। रे और उसकी वाइफ कार में ही उनके मैरिज रिलेशनशिप में आने वाली प्रॉब्लम्स पर बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। उसी वक्त रे की बेटी कहती है कि उसे वॉशरूम यूज करना है और इसके लिए वो आने वाले करीबी गैस स्टेशन पर अपनी कार को रोक लेते हैं ताकि वो इजी हो सके। वॉशरूम से जब रे की बेटी वापस आती है तो वो अपना मेकअप मिरर कहीं भूल बैठी होती है। इस मिरर के लिए रे की वाइफ वॉशरूम में ढूंढने के लिए जाती है और रे कार की बैक सीट पर देखता है कि इसे ये मिरर मिल सके। इसका ध्यान कार की तरफ होता है और उसी वक्त रे की बेटी के पास एक आवारा कुत्ता आ जाता है जो सामने आकर भौंकता है, जिसकी वजह से रे की बेटी डर जाती है और पीछे की तरफ चलना शुरू कर देती है, जहां एक डीप होल होता है, यानी कि बहुत गहरा गड्ढा होता है। रे उस डॉग को देख लेता है और उसको डराने के लिए उसकी तरफ एक पत्थर फेंकता है ताकि वो डॉग भाग जाए। पर इसी हलचल में रे की बेटी उस होल में गिर जाती है। रे अपनी बेटी को बचाने के लिए बगैर कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में छलांग लगा देता है, पर उसको सर पर चोट लग जाती है। इस वक्त तक इसकी वाइफ भी वॉशरूम से उधर आ चुकी होती है। रे की परेशान वाइफ ये सब देखती है और आराम से उस होल में उतरती है और अपनी बेटी के जख्म देखती हुई नजर आती है। इतनी ही देर में रे भी अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है और वो अपनी बेटी को उठाकर उस गड्ढे से बाहर आ जाते हैं। रे की बेटी के हाथ पर काफी चोट लगी होती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि इसको किसी नजदीक के हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। ये सब कुछ मील सफर करते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर बताता है कि रे तुम्हारी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर है, यानी कि हाथ की हड्डी गिरने की वजह से टूट चुकी है। हाथ को तो प्लास्टर कर दिया जाएगा, पर हमें एहतियातन तुम्हारी बेटी के हेड स्कैनिंग भी करना होगी ताकि मुकम्मल यकीन कर सकें कि गिरने की वजह से सर पर तो कोई चोट नहीं आई। हॉस्पिटल में सर की चोट स्कैन करने वाला एरिया बेसमेंट के अंदर मौजूद होता है। रे अपनी वाइफ को अपनी बेटी के साथ चेकअप के लिए बेसमेंट में भेज देता है और खुद वेटिंग एरिया में सो जाता है क्योंकि वो बहुत थक चुका होता है। रे 1 घंटे के बाद जागता है और वो हॉस्पिटल स्टाफ से पूछता है कि काफी वक्त हो चुका है, क्या वो अपनी वाइफ और बेटी से मिल सकता है। स्टाफ अपने रजिस्टर चेक करते हैं और रे को बताते हैं कि आपने जो नाम बताए हैं उनका कोई रिकॉर्ड्स हमारे रजिस्टर्स या कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है, यानी कि ना आपकी वाइफ का नाम है ना ही आपकी डॉटर का। उस हॉस्पिटल के बहुत से डॉक्टर्स की ड्यूटी शिफ्ट चेंज हो चुकी होती है, लेकिन नर्स स्टाफ अभी भी वही होता है जो पहले था। एक नर्स बताती है कि रे हॉस्पिटल में अकेला आया था और इसके साथ और कोई शख्स नहीं था। इसके अलावा रे के सर पर चोट भी लगी हुई थी और इसके सर की चोट को मैंने ट्रीट भी किया था। रे परेशानी की हालत में गुस्सा होने लगता है। इस चीज को देखते हुए हॉस्पिटल सिक्योरिटी उसको रोकती है। हॉस्पिटल स्टाफ उसे नींद की ड्रग्स देते हैं ताकि वो काम रहे और मजीद झगड़ा ना करे। इसके बाद रे को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जब वो अपने नशे से जागता है जो उसे ड्रग्स दी गई होती हैं, तो वो उस कमरे से भागकर बाहर आ जाता है। यहाँ वह 2 पुलिस ऑफिसर्स को हाथ से इशारा करता है और उन्हें ये सब हुए वाकये के बारे में डिटेल के साथ बताता है और आखिरकार पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना ही लेता है। जब पुलिस उसके साथ हॉस्पिटल में दोबारा से आती है तो मजीद इन्वेस्टिगेट करती है, जिस पर मालूम होता है कि वाकई रे अकेला आया था और इसके साथ इसका कोई फैमिली मेंबर नहीं था। रे बताता है कि हम गैस स्टेशन पर थे तो वहां मेरी बेटी गलती से गिरी और बाकी सब डिटेल्स भी बताता है। तो पुलिस ऑफिसर ने डिसीजन लिया कि हमें गैस स्टेशन पर जाकर देखना चाहिए, शायद कोई क्लू मिल सके। अब वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स और रे मिलकर गैस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। जब पुलिस उस होल को देखते हैं जहां रे ने कहा था उसकी बेटी गिरकर जख्मी हुई थी, तो वो रे को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस होल में बहुत ज्यादा खून के निशान थे, जो पुलिस को लग रहा था कि सिर्फ गिरने से इतने ज्यादा खून नहीं बह सकता और इतने निशान नहीं लग सकते। पुलिस ऑफिसर्स रे को गिरफ्तार करने ही वाले होते हैं कि वो उनकी गन छीन लेता है और उनको वहीं गैस स्टेशन में लॉक कर देता है ताकि वो उसके पीछे ना आ सके। अब गन रे के पास है और गन समेत ये अपनी बेटी और वाइफ की तलाश में हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। रे को शक हो रहा होता है कि उसकी फैमिली को डॉक्टर्स ने कहीं छुपा दिया होगा ताकि ये उनके बॉडी ऑर्गन्स इलीगल निकाल के स्मगल कर सकें या किसी दूसरे पेशेंट को बॉडी ऑर्गन्स डोनेट कर दें बगैर इनकी मर्जी के। कुछ ही देर में ये हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी से लड़ता है और बेसमेंट की तरफ चला जाता है। यहाँ इसे अपनी बेटी नजर आती है जिसके बॉडी ऑर्गन्स अभी निकालने ही वाले होते हैं और साथ इसकी वाइफ भी होती है,
जो दवाई की वजह से नींद की हालत में होती है। वो अपनी वाइफ और बेटी को लेकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाता है। जाते हुए सब डॉक्टर्स को गोलियां मार देता है और यहाँ सब कार में बैठ के चले जाते हैं। कहानी का मेन ट्विस्ट अब हमें पता चलता है। ये रिवील होता है कि इसकी फैमिली उसी गैस स्टेशन के पास वाले हॉल में गिर के मर चुकी थी। इसकी बेटी तो खुद ही डॉग से डर के गिर गई थी, जबकि इसकी वाइफ को रे ने खुद धक्का दिया होता है और वो एक नुकीली चीज में जाके गिरती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। यानी कि दोनों डेथ्स उसी वक्त गैस स्टेशन पर हो चुकी थी और इन दोनों की डेड बॉडीज शुरू से ही कार की पिछली डिग्गी के अंदर मौजूद थी, जो कि इसने खुद रखी थी। ये सब कुछ जो हॉस्पिटल में होता रहा, जैसे कि इसका कहना था कि मैं अकेला नहीं आया था, हॉस्पिटल स्टाफ पर बॉडी ऑर्गन्स का इल्जाम लगाना या रे का पुलिस से हेल्प मांगना, ये सब इसका साइकी प्रॉब्लम था, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर इशू था। इसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ नहीं दे रहे थे। हालांकि ये कत्ल इसने खुद ही किए होते हैं, पर इसका दिमाग शुरू से ही ये सब कहानी बना रहा होता है ताकि जो मर्डर्स इसने किए वो उसे इनकार करे। रे एक जहनी मरीज है और वो ये सब कहानी खुद ही सोच रहा होता है, जबकि कत्ल करने वाला वो खुद ही था। और आखिर में हम देखते हैं कि वो लोग जो ये हॉस्पिटल से भगा के लाया था अपनी फैमिली मेंबर समझकर, वो एक सीरियस पेशेंट होती है और वो भी अपनी जान खो बैठती है। आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।